वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में। नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार का कहना है कि आने वाले 5 सालों में हम जो है 100 लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। साथ में जो है हम ये जानते हैं कि हमारे देश पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी है। तो एक इंडिया जो है एक अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, बहुत कुछ जो है हो सकता है और इसी का फ़ायदा जो है कई सारी कंपनियाँ उठा सकती हैं। तो जो भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ वो मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से, प्रेजेंटेशन पे से और इंटरनेट के जो भी सोर्सेस हैं वहाँ से कलेक्ट की है। इसमें जो है गलतियों की गुंजाइश काफ़ी रहती है। इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें जो है सही नहीं भी होती हैं, तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो भी मैंने सारी जानकारी दी है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पस से है। उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप जो है ना समझें, प्रॉपर अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो हम बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की इस कंपनी के बारे में। तो ये 1998 में शुरू हुई थी और आज के समय जो है ये देश की लीडिंग हाईवे डेवलपर कंपनी है बीओटी सेगमेंट में। बीओटी का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है सड़क बनाती है, बनाने के बाद उसको ऑपरेट करती है। ऑपरेट करने का मतलब है वहाँ से टोल कलेक्शन कलेक्ट करती है, साथ में कोई भी जो उसको मेंटेनेंस करना है वो करती है। और टोल कलेक्शन से जो है उसको जो प्रॉफिट होता है और जो रोड बनाने में उसकी जो लागत लगी है उसको वो रिकवर करती है। तो एक पीरियड उसको दिया जाता है कि 5 साल या 10 साल की, इस पीरियड तक जो है आप जो है इस रोड को ऑपरेट कर सकते हैं, टोल कलेक्ट कर सकते हैं, जिस दौरान जो है आप अपना प्रॉफिट निकाल लें, कॉस्ट निकाल लें। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो ये सड़क जो है सरकार को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये जो है बीओटी ये 3 स्टेप का होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। बनाएगी कंपनी, ऑपरेट करेगी, खर्चा निकालेगी, प्रॉफिट निकालेगी, फिर सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये वाले मॉडल में जो है कंपनी देश की लीडिंग हाईवे डेवलपर है। इसके अलावा जो है ये कंपनी ब्रिज बनाने का भी काम करती है, फ्लाईओवर बनाने का भी काम करती है, टनल्स बनाने का काम भी करती है। तो जो है इस प्रकार के जो है कंपनी के बिजनेस हो जाते हैं। अब ये कुछ चीज़ें जो मैंने कंपनी की प्रेजेंटेशन से ली हैं वो हैं। तो कंपनी की प्रेजेंटेशन कह रही है कि किस समय जो है कंपनी के पास जो है इतने करोड़ किलोमीटर लंबी जो है लेन है, उसके प्रोजेक्ट जो हैं बीओटी, टीओटी और हैम के अंदर जो है, हैम आजकल काफ़ी चल रहा है, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को जो है कुछ पोर्शन जो है कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट का वो अपफ्रंट सरकार से मिल जाता है। तो और बीओटी में जो है ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ हो जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक एडवांस पेमेंट जो है यहाँ कुछ मिल रहा होता है। 122 फ्लाईओवर कंपनी अब तक बना चुकी है, 616 ब्रिज बना चुकी है और साथ में इतने करोड़ के प्रोजेक्ट यानी 49,714 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं उस पर अभी काम चल रहा है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो देश के चारों जो भी महानगर हैं उनको कनेक्ट करने वाला जो बन रहा है, उस पे 20% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी की है इस गोल्डन क्वाड्रिलेटर में। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। इस कंपनी की जो रेटिंग चल रही है इस समय A+ चल रही है, यानी कि बैलेंस शीट जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है। ये रेटिंग दी है क्रिसिल ने और इंडिया रेटिंग्स ने। तो A+ जो है इनकी अभी रेटिंग है और इनका जो आउटलुक है वो स्टेबल है, यानी कि कंपनी जो है ठीक ठाक बैलेंस शीट वाली है, कोई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का भी खतरा नहीं है। तो ये हो गया। अब इसमें जो चीज़ इंक्लूड की गई है वो ये भी इंक्लूड की गई है कि ये जो इन्विट है इनका, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसका 50% होल्डिंग जो है इस कंपनी की है, तो वो भी जो है यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब कुछ और चीज़ें जो है रात के देखते हैं जो हमने प्रेजेंटेशन से ली है। तो वो ये है कि इनके पास इस समय जो है 9 बीओटी एसेट्स हैं और जिसका वैल्यूएशन जो है 90 बिलियन रुपए के बराबर बनता है। 30 बिलियन का इनको जो है पेमेंट मिला है, जिससे जो है उन्होंने अपना लोन जो है रिकवर कम किया है। साथ में जो है इनको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो है ऑर्डर मिला है। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इसमें 205 किलोमीटर की इनको जो है सड़क बनानी है।
10 साल 2 महीने जो है इनका कंसेशन पीरियड है। यानी कि जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी उसके 10 साल 2 महीने तक जो है कंपनी उसको ऑपरेट करेगी, वहाँ से टोल कलेक्ट करेगी। तो एक ठीक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है यहाँ से जनरेट हो सकता है। साथ में जो है कुंडापुर बीओटी प्रोजेक्ट भी जो है कंपनी को मिला था। इसकी टोलिंग जो है कंपनी ने 11 फरवरी 2020 से शुरू कर दी थी, यानी कि एक इनकम यहाँ से जनरेट होना शुरू हो गई है। और जो भारतमाला परियोजना है यहाँ पर वो उम्मीद कर रही है कि काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, काफ़ी अच्छी इनकम जो है उसको हो सकती है। और इसमें से जो है अब तक 12 प्रोजेक्ट जो हैं अवॉर्ड हो चुके हैं, और जो भी हैं इसमें से 12 बीओटी जो हैं कंपनी के रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट इस समय हैं। तो और कुछ और बातें जो कंपनी ने अपने बारे में बताई हैं कि जो है इनका लार्जेस्ट रोड हाईवे प्लेयर हैं, ये सबसे बड़ी कंपनी जो है देश में है, और इनके पास जो एसेट बेस है वो 450 बिलियन का है। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इनके पास इस समय है टोल कलेक्शन करने का। साथ में जो है इन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का भी ऑर्डर मिला है जो अभी हमने देखा है। तो ये सारी जो है चीज़ें जो है इनकी हो जाती हैं। फिर कुछ और बातें जो इनकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स को दिखा रही है, जो कि इनकी प्रेजेंटेशन से मैंने ली है, वो ये इनकी नेट वर्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अभी रिसेंटली जो ड्रॉप आप देख रहे हैं वो कोरोना के कारण है, और ये इसमें से जो 9 प्रोजेक्ट थे कंपनी के वो उस इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसके कारण जो है एक ड्रॉप है। तो ये जो ड्रॉप है परफॉर्मेंस की कमी के कारण नहीं है, बल्कि एसेट के ट्रांसफ़र के कारण है। तो सीरियस बात नहीं है कोई। कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो काफ़ी कम हुआ है, तो इसके कारण उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो 2017 में जहाँ 2.8 था, अभी इम्प्रूव होके वो जो है वो 0.76 पर आ गया है। तो ये जो है अच्छी बात होती है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए जो है ये बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसे होते हैं जिसको बनाने में बड़ा लंबा समय लगता है, पैसे आने में बड़ा लंबा समय लगता है, और ऐसी स्थिति में अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो तो ये बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है। तो बीओटी के इनके एसेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिसेंट जो ड्रॉप है वो इसलिए है क्योंकि एसेट्स का ट्रांसफ़र जो है कुछ हुआ है, नौ जो प्रोजेक्ट हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। साथ में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है कंसिस्टेंटली जो है इम्प्रूव हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो कंपनी जो है मान के चल रही है कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे बहुत बड़ी अर्निंग जो है कंपनी को 2022 तक जो है हो सकती है। ये जो है काफ़ी बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। तो अगले 4 से 5 सालों में जो है 34,800 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे, जिसमें से कई बड़ा हिस्सा जो है वो होगा टीओटी वाली सेगमेंट का। और कंपनी उम्मीद कर रही है कि इनको जो है काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मिलेंगे, और जो है इनका अच्छा खासा फोकस है कि यहाँ पे जो है जो भी प्रोजेक्ट अवॉर्ड किए जाएंगे उसमें से जो है बड़ा हिस्सा जो है हमें मिल जाए। तो अब ज़रा एक बैलेंस शीट पे आते हैं। तो ये जो नंबर्स है ये मैंने screener.in से लिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है वो हम बोरोइंग से देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें पिछले साल कंपनी के ऊपर 16,600 करोड़ का कर्ज था, जो 2020 में 9,200 करोड़ का है। तो यहाँ जो है काफ़ी अच्छा जो है ड्रॉप हो गया है, ऑलमोस्ट जो है हाफ के लगभग हो गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है, ये बता रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है अब ज़्यादा मजबूत हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए ये बात काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि अब जो सरकार जो है वो ये देखने लगी है कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, क्योंकि मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी ही प्रोजेक्ट को सही समय पे जल्दी कर सकती है। तो सरकार जो है इस चीज़ को देख रही है। तो यहाँ जो है ये इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो इनके लिए आगे आने वाले समय में फ़ायदा दे सकता है। साथ में जो है इनके इन्वेस्टमेंट्स में भी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, अदर एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है बढ़िया हो जाती हैं। तो ये जो है डेब्ट टू इक्विटी का जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं कि 15-16 में जो है 2.78 था, यानी कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा था, वो अब जो है ड्रॉप होते होते 0.76 पर आ गया है। तो लगातार कर्ज कंपनी का कम हुआ है, यानी कि बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें तो कंपनी के शेयर किस किस के पास हैं, तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं। तो इस कंपनी के 57.69% शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर्स के पास है, यानी कि कंपनी के
से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास हैं। तो 100% में से 57% इनके पास हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये हमें ये दर्शा रहा है कि कंपनी के खुद के लोगों का भी जो है इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर ये नंबर ख़राब होता तो चीज़ें काफ़ी जो है रिस्की हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा होगा तो कंपनी के खुद के लोगों का फ़ायदा होगा, बुरा होगा तो कंपनी के खुद के लोगों का बुरा होगा। तो यहाँ एक अच्छा खासा प्रमोटर्स का जो है इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो है इसमें से एफ के पास 16% शेयर्स हैं, इतनी हिस्सेदारी है। DIIs यानी कि हमारे घरेलू जो म्यूचुअल फंड हैं उनके पास जो है इसके 12% शेयर्स हैं। साथ में अदर्स की बात करें 13%, तो ये आम पब्लिक हो जाती है, तो आम लोगों के पास जो है इसके 13% शेयर्स हैं। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि 31 मार्च 2020 तक का है, और ये मैंने कंपनी की प्रेजेंटेशन से ही लिया है। अब इसके बड़े शेयर होल्डर्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास हैं, तो सबसे बड़ा इसका जो शेयर होल्डर है 3.8% शेयर जिसके पास है वो है LIC। तो LIC का मतलब जो है सरकारी हो जाती है क्योंकि सरकारी कंपनी है। इसके बाद जो देखें तो SBI का जो फंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसके पास जो है 3.46% शेयर्स हैं। फिर सिंगापुर की सरकार के भी जो है यहाँ पे कुछ शेयर हैं, तो 3.35% जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। फिर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जो है उनके पास 3.14% जो है। HDFC ट्रस्टी कंपनी है, ये भी जो है म्यूचुअल फंड वाली हो जाती, तो 1.22% शेयर्स इनके पास हैं। साथ में जो है कुछ और लोगों के पास भी हैं, कुछ और देशों के भी हैं यहाँ पे, जैसे वर्जीनिया ये अमेरिका की हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ बड़े शेयर होल्डर्स में LIC आ जाती है, SBI आ जाती है, सिंगापुर की गवर्नमेंट है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है। तो इस तरीके के कुछ बड़े नाम भी जो है हमें शेयर होल्डर्स की लिस्ट में दिख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। अब ज़रा वैल्यूएशन की बात करें कि क्या इस समय शेयर का भाव सस्ता है या महंगा है। तो आज के समय में इस कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं टोटल वो हैं 14,600 करोड़ के, इतने करोड़ के कंपनी के पास ऑर्डर हैं। लेकिन कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो है 4,400 करोड़। तो अपने ऑर्डर्स के मुकाबले जो है ये कम है, और ये कम होने का मतलब ये हो जाता है कि अंडर वैल्यूड है। अब अगर हम देखें बाकी पीयर कंपनीज से कंपेयर करें और हिस्टोरिकली चीज़ों को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का कैसा चलता है, तो एक रफली जो है जो भी कंपनी की ऑर्डर बुक होती है उसके 0.5% यानी कि 50% के करीब जो है कंपनियों का मार्केट कैप यूजुअली होता है। 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर के पीरियड का अगर हम एवरेज लेके चलें तो यूजुअली होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ प्लस का समथिंग होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है क्योंकि मार्केट भी थोड़ा डिप्रेस्ड है कोरोना वगैरह के कारण, तो वो भी रीज़न हो सकता है। डिविडेंड यील्ड जो है इस समय जो शेयर के भाव के हिसाब से बनती है वो है 3.9%, लगभग 4%। तो आपको सेविंग अकाउंट से बैंक से जो मिलता है उससे जो है ये बेहतर दिख रही है। एक हाई डिविडेंड यील्ड जो है वो शेयर के डाउन साइड को भी थोड़ा कम करती है, उसकी पॉसिबिलिटी को भी कम करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है इस समय 13% करीब चल रहा है। तो ओवरऑल जो है ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिखता कि कंपनी का शेयर जो है इस समय महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो। अब कुछ न्यूज़ पर देखें तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक काम हमेशा करना चाहिए कि जस्ट गूगल में जाइए और टाइप कीजिए उसका नाम, और उससे रिलेटेड जो भी रीसेंट न्यूज़ हैं उनको आप देख लीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छी जानकारी जो है आपको मिलती रहती है। तो यहाँ जो है एक खबर मुझे दिख रही है जुलाई 13 2020 की, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो वो खबर बता रही है कि 2,193 करोड़ का इनको प्रोजेक्ट मिला है वेस्ट बंगाल में, और इनकी ऑर्डर बुक 14,600 करोड़ है। तो ये खबर जो है आपको यहाँ पे ये दिख रही है। दूसरी खबर जो है ये बता रही है कि इनको वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का जो है ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू 1755 करोड़ है। तो ये भी इस तरह की जो है खबरें आप देख सकते हैं, और ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना है कैसा क्या है तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बिजनेस में रिस्क क्या है, तो आप हर बिजनेस के एक अपने रिस्क होते हैं, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के रिस्क होते हैं। तो पहला जो इनका रिस्क है वो है कैपिटल इंटरेस्ट रेट का रिस्क। तो क्या होता है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है उसको तैयार करने में 3 साल 5 साल जैसा समय लगता है,
और कई बार ये समय जो है बहुत से रीजंस के कारण जो है वो बढ़ जाता है। सरकारें बीच बीच में बदल जाती हैं, एनवायरनमेंट वाले जो एनजीओ होते हैं वो बीच में धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो क्या हो जाता है कि प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाता है। लेकिन कंपनी ने जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो कर्ज ले रखा है उस पर इंटरेस्ट तो बना ही रहता है। तो ऐसे चीज़ अगर होती है तो क्या होता है कि इनका इंटरेस्ट रिस्क जो है वो बन जाता है कि इनका इंटरेस्ट जो है हमें जा रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा। साथ में ट्रैफिक ग्रोथ का भी एक रिस्क होता है। तो क्या होता है कि कंपनी जब रोड बना लेती तो सरकार जो है कुछ सालों के लिए वो रोड इनके हवाले कर देती है और इनको बोलती है कि टोल कलेक्ट करके जो है आप अपना पैसा जो है वसूल लो, प्रॉफिट कमा लो। तो अब ये टोल जो है जितना ज़्यादा तभी वसूला जा सकता है जब गाड़ियों जो है उनका आवागमन जो है वो ज़्यादा हो। तो ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तभी जो है कंपनी जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा पाएगी, अदरवाइज़ नहीं बढ़ा पाएगी। तो ट्रैफिक में ग्रोथ जो है होनी चाहिए। तो हमें सुनने में अच्छा लगता है कि कंपनी को ये एक्सप्रेसवे बनाने का ऑर्डर मिला, वो बनाने का ऑर्डर मिला, लेकिन अगर उस पर ग्रोथ नहीं आई, ट्रैफिक नहीं आया, तो कंपनी के लिए वो कोई फ़ायदे का सौदा जो है वो नहीं होता है। तो हमें इस पर भी ध्यान रखना होता है। इनपुट कॉस्ट भी जो है वो मैटर करता है। तो कई बार प्रोजेक्ट डिले होते हैं जो रीज़न हमने डिस्कस किए हैं, उस बीच जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, सीमेंट, रेत, गिट्टी, स्टील जो भी चीज़ें इनको लग रही हैं वो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट में इनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेबर का भी इशू जो है हो जाता है, जैसे इस समय कोरोना का क्राइसिस चल रहा था तो सारे लेबर जो है अपने घर वापसी करने लगे थे, तो कंपनी को इस ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये सारे जो है रिस्क होते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की, और इसके लिए भी जो है वो सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। तो अब तक हमने बात कर ली जो है सब चीज़ों की। अब ज़रा टेक्निकल एंगल भी देख लें कि क्या कहता है। तो टेक्निकली जो है कंपनी का शेयर जो है डाउन गया था 2018 से 19 तक। मार्केट भी ख़राब रहा है इस पूरे दौरान। अभी जो है एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो है एक ये जो पैटर्न बना है इसको डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, उसके ऊपर जो है शेयर का भाव इस समय ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम को हम देखें तो ऊपर जाते समय जो इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में हमें राइज दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इस कंपनी के लिए जो है यहाँ पे बनता है, जो कि 190 समथिंग का हो जाता है, माफ़ कीजिए 160 समथिंग का हो जाता है। फिर ये अगर पार होता है तो फिर इसके बाद जो है 200 प्लस तक का जो है अगला रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये जो है इनका टेक्निकल जो है वो चीज़ भी हो जाती है। तो हमने जो है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही टाइप का एनालिसिस जो है इस कंपनी के बारे में कर लिया है। आप जो है अगर इस पर और जानना चाहते हैं तो कंपनी के प्रेजेंटेशन को पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए और अपना एनालिसिस कीजिए। सिर्फ मेरी बातों के बेसिस पे जो है कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। तो आज की बात जो है मैं ख़त्म करता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है मेरा इस कंपनी में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्यूचर में शायद हो जाए, वो डिपेंड करता है कई चीज़ों पे। तो आप जो है देखिएगा इस कंपनी को। फिर मिलेंगे। जय हिंद।